हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास और उसी सीरीज में आज हम अपना पहला सवाल देखेंगे आज का। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ में 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। आप लोगों को पता है 1817 से ये 1813 से लेकर 1823 का टाइम किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम था। लेकिन अधीनस्थ संधि की बातचीत इसमें कौन करता है? ये हो जाएगा आपका आंसर, चार्ल्स मेटकॉफ के जरिए ये संधि की बातचीत होती है राजपूताना के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। व्याख्या देखेंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड हेस्टिंग। टाइम था 1813 से लेकर के 1823। वे ब्रिटिश आधिपत्य को भारत पर थोपना चाहता था, जिसके लिए मराठा और पिंडारियों का दमन आवश्यक था। उधर राजपूताना स्टेट भी इनके लगातार आक्रमण से प्रभावित हो रहे थे। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट राजपूताना स्टेटस का साथ चाहती थी। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ में 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बात की थी। निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? आप लोग पहले भी जानते हैं, पिछली क्लासेस में कई बार ये नाम आप लोगों इससे पढ़ चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 1724 में ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। निजामुल मुल्क किसका नाम था? ये चिन कलिश खां का नाम था। याद रखेंगे, चिन कलिश खां को निजामुल मुल्क की ये उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। व्याख्या देखेंगे। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में सूबेदार चिन किलिस खां, जिनको उपाधि थी निजामुल मुल्क, इन्होंने की थी। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिन किलिस खां को आसफजाह की तथा फारुखसियर ने खान खाना और निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की थी। गाइज, अगर हम लोगों ने इससे पहले की सीरीज़ में जो भी यूपी पीसीएस 1994-96 से लेकर के पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो प्री के हों या ऑप्शनल प्री के मेंस के हों, उन सबको कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, बिल्कुल सही बात है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये भी सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ, ये बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं, पहला और दूसरा ही सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय होता है और आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आरकोट पहले किसकी राजधानी रह चुकी थी? तो याद रखेंगे, कर्नाटक की राजधानी थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक था सादतुल्ला खां। कर्नाटक राज्य हैदराबाद रियासत के अधीन था, परंतु सादतुल्ला खां ने यहाँ अपनी स्वतंत्र स्थिति कायम करके रखी हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर देख लेंगे, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में उसके अवशेषों पर स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था और इस वंश के अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय। इनके शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज तथा नंदराज के हाथों में थी। इसी समय हैदर अली, जो मैसूर राज्य का सैन्य अधिकारी था, इन्होंने आंतरिक राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए शासन पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कथन और कारण, कथन 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। अगर रुहेलखंड के संदर्भ में बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है गंगा घाटी क्षेत्र में वीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की थी। गाइस, यहाँ पे एक शब्द आया था राजनीतिक, तो इसकी वर्तनी आप लोग देखिएगा। राजनीतिक यही शुद्ध शब्द होता है, वर्तनी के लिहाज से काफ़ी बार पूछा गया है। राजनैतिक गलत होता है, राजनीतिक बिल्कुल सही होता है। अगर आप लोग वासुदेव नंदन जी की बुक देखेंगे तो उसमें अच्छे से ये लिखा हुआ है, राजनीतिक शुद्ध शब्द होता है वर्तनी की दृष्टि से। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो विजयनगर के राजा ने, इन्होंने तो बगावत की थी। हैदराबाद के निज़ाम ने इनकी बगावत नहीं की थी, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। पोलीगार, ये तमिलनाडु के पोलीगार हैं। गाइस, इसको याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पोलीगार कहाँ पर थे, तो याद रखेंगे तमिलनाडु और मालाबार के क्षेत्र में पोलीगार थे। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी। तो आंसर इसका सही हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। वही सारी बातें लिखी हुई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। दक्कन यानी दक्षिण का हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? आधिकारिक रूप से पूछा जा रहा है। हमारी स्वतंत्रता के बाद में 1948 में होते हैं। आपने ये जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद, इन्होंने क्या हुआ था, भारत में मिलने से मना कर दिया था। और इसने हैदराबाद ने यथास्थिति का, यानी स्टैंड स्टिल की अपनी स्थिति बनाई हुई थी। उसके बाद में इसका 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में इसका विलय होता है, इसको शामिल किया जाता है। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और जम्मू कश्मीर का तो आपको पता है, हस्ताक्षर के द्वारा, विलय हस्ताक्षर के द्वारा ही उसका अपने भारत में शामिल किया गया था। वो हमारा ही पार्ट था, लेकिन ये उन्होंने आनाकानी कर रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, सूची को 1 को 2 से हमको क्या करना है, सही सुमेलित करना है, उत्तर बताना कौन सा सही है। ठीक है।
1775 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है? नहीं भैया, आंग्ल बर्मा युद्ध पहला होता है 1824 से लेकर के 1826। पिछली बार कई बार आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। और इसमें याद रखेंगे पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1826 में किसकी, यांडबू की संधि के साथ समाप्त होता है। 1780 में कौन सा युद्ध होता है? ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में। और टाइम किसका था जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, आप लोग जो सोच रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग का ही ये टाइम था। अगला है 1775 में क्या होता है? ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है और 1782 में सालबाई की संधि के साथ में ये समाप्त होता है। 1838 में पहला अफगान युद्ध होता है, याद रखेंगे। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर के 1880 में होता है और इसी के दौरान में गंडमक की संधि हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सारे। अगला है, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई है अमृतसर की संधि। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में, टाइम था वेलेजली का और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। और ये वेलेजली कहता है कि पूरब का साम्राज्य मेरे पैरों में पड़ा है। लाहौर की संधि होती है 1846 में, याद रखेंगे। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, उसी के बाद में ये लाहौर की संधि होती है। और ईस्ट इंडिया की जो मेवाड़ से संधि होती है ये 1818 के टाइम में होती है। टाइम किसका था? ये टाइम था उसका, लॉर्ड हेस्टिंग का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के ठिकान, सरहद की रक्षा करने और धावा प्रारंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए पहाड़ी यानी हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना हुई थी? सब लोग जानते हैं, पहला जो एंग्लो नेपाल युद्ध बोल दीजिए या एंग्लो गोरखा युद्ध, इसको नाम से इसको जाना जाता है। इसी के दौरान में हिल स्टेशन जिसका नाम है शिमला, इसकी स्थापना होती है 1814 से 1816 के दौरान। ठीक है, और याद रखेंगे 1816 में किसकी संधि होती है? सुगोली की संधि होती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रख लेंगे। संगोली नहीं, सुगोली है, कहीं कहीं संगोली भी लिखा रहता है, तो याद रखेंगे 4 मार्च को होती है 1816 को संगोली की संधि। पूरी डेट याद रखेंगे, एक बार आरओ में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सगोली की संधि से, देखिए यहाँ पर संगोली लिखा था, यहाँ सगोली है और इंग्लिश में सुगोली लिखा हुआ है, तो सुगोली याद रखेंगे। सुगोली की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? अच्छा सवाल है। संगोली की संधि होती है कब? 1816 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस पर साइन करते हैं कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने किए थे। ठीक है, और नेपाल की तरफ से किसने किए थे? गुरुराज ने किए थे, गुरु गजराज ने किए थे। 4 मार्च 1816 को अनुमोदित होती है क्या? सगोली की संधि। आंग्ल नेपाल युद्ध की यहाँ से समाप्ति हो जाती है। नेपाल की ओर से इस पर हस्ताक्षर करते हैं राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन अच्छा है, घुमा फिरा कर काफ़ी बार पूछा गया, याद रखेंगे। आरओ वगैरह में काफ़ी बार डायरेक्ट पूछा गया कि सगोली की संधि कब हुई। अब क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं चेंज हो रहा है, क्या पता इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेपाल की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए कि कंपनी की तरफ से किसने किए, तो दोनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, इसका जवाब देना है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन से देख ही सकते हैं क्या है, ये इब्राहिम लोदी। पानीपत के पहले युद्ध में ये मारा जाता है 1526 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत, ये गलत हो गया। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये भी गलत। अभी मैंने बताया टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में, तो दूसरा भी गलत। है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा केवल बी आंसर, ये केवल तीसरा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे ये प्लासी का युद्ध होता है कब? 1757 में। और एक बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला किस पर बैठ करके मतलब युद्ध के मैदान से भागा था, तो ऑप्शन में घोड़ा था, ऊँट था और कई सारे ऑप्शन थे, तो याद रखेंगे ये ऊँट पर बैठ करके मैदान छोड़कर भाग गया था। ठीक है, क्योंकि इसके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया था मीर जाफर ने। और बंगाल के नवाबों का क्रम भी याद रखेंगे। सिराजुद्दौला के बाद में नवाब कौन बनता है? मीर जाफर बनता है, और मीर जाफर के बाद में इसी का दामाद मीर कासिम, और इसके बाद में थोड़े समय के लिए फिर से मीर जाफर ये नवाब बनता है। इनका क्रम पूछा गया बंगाल के नवाबों का, इसलिए मैंने बताया, नोट कर लीजिएगा। सॉरी। यहाँ पर देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में 1761 में होता है, और मराठों का याद रखेंगे औपचारिक सेनापति था विश्वासराव तथा वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। ये नाम काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसको नोट करेंगे। गाइस मैं इसलिए बता देती हूँ, बार बार कहीं पूछा गया, क्योंकि पिछले जो पेपर हैं एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा गया, तो आप लोग उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं बार बार बोलती रहती हैं कि पूछा गया, बोरियत होती है, लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें आपके सामने से निकलेंगी पता रहेगा हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा दिमाग में ज़रूर आएगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है कब? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 1792 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में होती है।
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो इसमें कौन गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे कॉर्नवालिस का टाइम था, काफ़ी बार पूछा हुआ है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये होता है। मीर जाफर के अंग्रेजी षड्यंत्र इसमें शामिल होने के कारण पर सिराजुद्दौला इसमें पराजित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या है, सूची को सुमेलित करना है। 1767 से 1769 क्या होता है, इसमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर अली इसमें था और इसमें मैसूर की संधि के साथ में 1769 में समाप्त होता है अप्रैल में। 1790 से 92 अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, इसमें क्या होता है, सॉरी ये तीसरा नहीं होता, 1767 से 1769 में, अच्छा ये पूछ रहा कौन सा इसमें सुमेलित है तो ये तो नहीं होता। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 बिल्कुल सही है। 1767 से 1769 में याद रखेंगे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। 1824 से 26 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, 1826 में यान्डबू की संधि के साथ समाप्त हुआ, बिल्कुल सही। तीसरा आंग्ल सिख युद्ध कब, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 नहीं, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 में। तो पूछ रहा कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो बी और सी यानी 2 और 3 ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रखिएगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 में। सूरत की संधि याद रखेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन मिलाने के लिए क्रोनोलॉजी में पूछा गया। सूरत की संधि होती है 1775 में। सूरत की संधि के बाद में होती है पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1776 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में अंग्रेजों और टीपू के बीच में होता है और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में होता है। टाइम था लॉर्ड एम हर्स्ट का, ये लॉर्ड हेस्टिंग के बाद में गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। 1826 में यान्डबू की संधि होती है, यहाँ पर यान्डाबू लिखा है, याद रख लेंगे, यान्डबू यान्डाबू जो भी आएगा। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 में और इसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट युद्ध थे, इनको याद रखेंगे। इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है। पहले कौन सा युद्ध होता है, रामनगर का, उसके बाद होता है चिलियावाला का, कब 13 जनवरी 1849 को, लास्ट में होता है गुजरात में, और इसकी युद्ध के बाद में अंग्रेजों की पूर्ण पराजय हो जाती है, सॉरी अंग्रेजों की नहीं, सिखों की पूर्ण पराजय हो जाती है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। सिंध है, ग्वालियर, अवध और सतारा। तो आप लोग जानते हैं सिंध को मिलाया था 1843 में, टाइम किसका था, ये एलन बरो का था। अवध को मिलाया था कब, 13 फरवरी 1856 में, डलहौजी का टाइम था, कुशासन का आरोप लगा करके अपना लिया, मिला दिया गया था। सतारा सबसे पहला था जिसको डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत मिलाया था 1848 में, तो ऑप्शन बचता है पास एक ग्वालियर को कभी इन्होंने नहीं मिलाया था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। डलहौजी का टाइम था 1848 से शुरू होता है और ये व्यापक सिद्धांत मतलब क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, सारे को राज्य को हड़पता है। तो इस हड़पने की नीति में सतारा जो था सबसे पहला राज्य था 1848 में, इसको ही इसने हड़पा था। उसके बाद में जैतपुर संबलपुर, टाइम था 1849 का, क्लियर। ये संबलपुर कौन सा है, उड़ीसा वाला संबलपुर है। बघाट ये हिमाचल प्रदेश का है 1850 में। उदयपुर 1852 का, याद रखेंगे ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, ये उदयपुर है मध्य प्रदेश का, क्लियर। झांसी 1853 में, नागपुर 1854, करौली 1855 और लास्ट में अवध का विलय होता है 1856 में। इनका ऐसे ही याद रखिएगा, कभी कभी मिलाने के लिए पूछा गया, आजकल तो आप लोग पता है क्रोनोलॉजी बहुत भर भर के पूछी जा रही है। पूछा क्या जाता है कि अवध का विलय डलहौजी ने किस तरीके से किया था, तो याद रखेंगे कुशासन का आरोप लगा करके किया था। पंजाब का विलय ये भी आरोप में पूछा गया है, पंजाब का विलय 1849 में डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। बक्सर का युद्ध कब होता है, आप लोग जानते हैं 1764 में होता है। मीर जाफर नहीं, यहाँ पर होगा मीर कासिम। अगला है वॉन्डीवॉश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वॉन्डीवॉश का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही बात बिल्कुल सही है। चिलियावाला का युद्ध अभी मैंने बताया, डलहौजी के टाइम पे होता है, किसके बीच में, मराठों के नहीं सिखों के विरुद्ध होता है। और खुर्दा का युद्ध ये होता है 1795 में, निज़ाम विरुद्ध मराठों के बीच में होता है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1760 में अंग्रेजों की जो सेना थी, इसने आयरकूट के नेतृत्व में वॉन्डीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। आयरकूट ने फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया, कूट कर वॉश कर दिया, कब, 1760 में, ऐसे याद रखेंगे। बुस्सी को अंग्रेजी सेना ने कैद कर लिया था और पौंडीचेरी को इसमें छीन लिया गया। जिंजी और माही पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। वॉन्डीवॉश का युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है, ये निर्णायक युद्ध था। इसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम थे और दूसरी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व के कैप्टन मुनरो कर रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखेंगे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत होती है और इस युद्ध में भारतीयों की हथेली पर दास्ता का शब्द लिख दिया गया, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही मिटाया जा सका था। 1795 में होता है खुर्दा का युद्ध, पेशवा माधवराव ने निज़ाम को हराया था। चिलियावाला का युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच में होता है, 13 जनवरी 1849 को होता है, याद रखेंगे, ये भी अलग से पूछा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये देखते हैं, मिलाना पड़ेगा, मिला लेते हैं इधर।
पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 में होता है, एक्सला चापेल की संधि के साथ में ये समाप्त होता है, तो पहला ए हो जाएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या होता है? तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ में समाप्त होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। यह है दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये क्या होता है? अनिर्णायक रहता है, ये हो जाएगा तीसरा कर्नाटक बी हो जाएगा। और पहला मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार होती है, हैदर अली इनको हरा देता है 1767 से लेकर 1769 में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। यहाँ पर देख लेंगे, पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1740 से 48 के बीच में, एक्सला चैपेल की संधि के साथ में ये समाप्त होता है। अगला देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 अनिर्णायक ये युद्ध रहता है। और पहला मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें हार होती है, और इसमें कौन सी? मद्रास की संधि के साथ में समाप्त होता है, कब? 1769 में, अप्रैल में। नेक्स्ट है पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, एक संधि द्वारा समाप्त हुआ था, वे निम्नलिखित में से कौन सी थी? आप जल्दी से बता दीजिएगा, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, कब? 1824 से 26 में। कौन सी संधि थी? यांडबू की संधि। तो यहाँ पर लिखा है यांदाबू या यांडबू, इंग्लिश में देख लेंगे। वही सारी बातें हैं, बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहे। निम्नलिखित में से कौन सी है? कि यांडबू की संधि 1826 में, सालबाई की संधि 1782 तथा गंडमक की संधि 1879 में सर्वनिष्ठ है। याद रखेंगे, गंडमक की संधि 1879 में कब होती? दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान हुई थी। याद रखेंगे 1878 से 1880 का जो टाइम था, ये किसका था? किसके टाइम में हुई थी? ये था, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, अरे जिसने काफ़ी उथल पुथल मचाई थी, कौन था? लिटन था शायद, लिटन का ही टाइम है। इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर देखेंगे, सालबाई की संधि होती है 1782 में, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से लेकर 1782, और यांडबू की संधि होती है 1826 में, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात, तथा दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध के बाद में गंडमक की संधि होती है 1879 में। इन सभी संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश को समर्थन दिया, और इन संधियों ने ब्रिटिश शक्ति व प्रभाव में विस्तार किया था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? कितनी बार आप लोग ये पढ़ चुके हैं, याद हो जाना चाहिए अब तक तो। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ में समाप्त हुआ? अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, पेरिस की संधि के साथ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त होता है? 1790 से 92 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, सालबाई की संधि के साथ। और पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1846 में, समाप्त होता है ये लाहौर की संधि के साथ में। यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या इनको नोट करते चलिएगा। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764, बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि वेलेजली के टाइम में ही 1798 में आती है, ना कि 1863 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना ये 1813 का टाइम था, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, 1798 में वेलेजली के द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या करना है? सूची को फिर से सुमेलित करना है। चलो भैया जल्दी से सुमेलित कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि कब होती है? ये होती है कब? 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद में होती है। मंगलोर की संधि होती है कब? 1784 में होती है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। सालबाई की संधि होती है पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1782 में, और मद्रास की संधि होती है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में 1769 में। कितने आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख, आंग्ल अफगान, सारे किन के छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, सारे याद हो जाएंगे। और ये बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कितने हर बार एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जा रहा है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वही सारी चीज़ें हैं ना, कुछ नया तो नहीं है, लेकिन क्या है, 2-3 सवालों को जोड़ा और एक सवाल बना दिया गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? अभी बताया, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 में होता है, टाइम था ये वॉरेन हेस्टिंग का। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है कब? 1750 से लेकर के 1754 का टाइम था ये। और ये होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये वेलेजली के टाइम में 1803 से लेकर 1805 में। और दूसरा आंग्ल कौन सा पूछ रहा है? दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 80 में होता है, लिटन का टाइम था। और गंडमक की संधि के साथ में ये समाप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। देखिए सारा दूसरा पूछा गया है, ठीक है, और नया ही सवाल है, कब पूछा गया? आर 21 में पूछा गया है। तो इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नोट कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में अर्काट राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? अर्काट के शासक राजवंश के संस्थापक कौन थे? दाऊद खां पन्नी और सादतुल्ला खां थे। 1740 से अर्काट इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच दीर्घकालिक संघर्ष का स्थल रहा। 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण अर्काट राज्य की प्रमुख विशेषता थी। यह दक्षिण भारत में उस समय उभरने वाला दूसरा प्रमुख राज्य मैसूर था। तो इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा इसमें गलत है।
चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक और न्यायिक सुधार नीतियाँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।